नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। सोती बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर बगावत करके बीजेपी के शरण में जाने वाले कांग्रेसी विधायकों को ऐसा जवाब दिया गया है दोस्तों, ऐसा इलाज किया गया है कि राजनीतिक भविष्य ही खत्म कर दिया गया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में अचानक से बाबा रामदेव के बदले हैं बोल, इंडिया गठबंधन के युवा नेता की जमकर तारीफ की है दोस्तों। बताएंगे कौन से नेता की तारीफ कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन ने सीट का बंटवारा कर लिया है। बताएंगे किस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों। और फिर से बीजेपी सरकार के बुलडोजर वाली कार्रवाई लोगों के निशाने पर है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट के सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत देश की जनता पूरे देश के अंदर परिवर्तन चाहती है और देश की जनता इंडिया के साथ में मजबूती के साथ खड़ी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जुड़ लेके चलते हैं। सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष सत्यपाल पठानिया ने कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी के 6 के 6 बागी विधायकों को तत्काल प्रभाव से विधायकी के पद से हटा दिया गया है दोस्तों, यानी सबकी विधायकी चली गई है, सबकी विधायकी खारिज कर दी गई है। स्पीकर पठानिया ने कहा कि दल बदल कानून के तहत 6 माननीय विधायकों के खिलाफ शिकायत विधायक और मंत्री हर्षवर्धन के जरिए हमारे सचिवालय को मिली। इसके बाद मैंने दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुनाया। स्पीकर ने कहा कि विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया, उम्मीदवारों के पक्ष में वोट नहीं किया। मैंने सभी पक्षों को सुना, मेरे आदेश के 30 पन्ने हैं, मैंने इस मामले में पूरी सुनवाई की है। अच्छी तरह से सुनने के बाद मैंने फैसला ले लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों, तत्काल कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी के तथाकथित बागी विधायक जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से इतर भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपना प्रेम जता रहे थे और बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए वोट कर रहे थे, और इसके बाद बीजेपी के द्वारा सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में हिमाचल प्रदेश छोड़कर हरियाणा पहुंच गए थे, उन सभी को ऐसा सबक सिखाया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर अब उपचुनाव में लड़ना पड़ेगा। और उपचुनाव के अंदर भी ये कांग्रेस पार्टी के इलाके हैं जहां से ये जीत कर आया करते थे, और बिना कांग्रेस पार्टी सिंबल के इनका जीत पाना लगभग असंभव है। अगर आप भी मानते हैं कि उपचुनाव के अंदर भी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को ताकत लगाकर ऐसे नेताओं का भविष्य संपूर्ण खत्म कर देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। अगर आप भी स्पीकर के फैसले का समर्थन करते हैं तो लिखिएगा जरूर कि वी सपोर्ट द डिसीजन ऑफ स्पीकर। और क्या अभी नेताओं की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जांच नहीं होनी चाहिए कि क्या इनको पैसा तो नहीं दिया गया वोट डालने के लिए? विजिलेंस को अब क्या जांच करनी चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश पर पूरा फोकस कर रखा है। तारक राम स्टेडियम के अंदर भारी संख्या में न्याय साधना सभा का आयोजन तिरुपति के अंदर किया गया है। इसमें भारी संख्या में आंध्र प्रदेश के पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौजूद रहेंगे। खुद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और वाई शर्मिला दोनों मौजूद रहेंगे। आने वाले दिनों के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक नए अभियान के साथ मैदान में उतरती जा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी 15 से 20 सीटें भी राज्य के अंदर जीत जाए तो पूरी तरीके से राज्य की सियासत पर कांग्रेस पार्टी का कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला में किसी के पास बहुमत नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी के साथ में आने पर ही सरकार बन सकेगी। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी आई है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सदस्य बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर सहमत हो गए हैं और इसकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। उन्होंने यह बयान मुंबई के कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूबीटी की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान दी है। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद सबसे अधिक है। राज्यसभा के सदस्य राउत ने कहा कि फैसले को अंतिम मंजूरी देने के लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और प्रकाश अम्बेडकर मुलाकात करेंगे, जिसकी घोषणा संवाददाता सम्मेलन में की जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ वकील हसन की पत्नी बोली, कहा मेरे पति तो हीरो थे। उत्तरकाशी के अंदर जब टनल में मजदूर फंस गए थे दोस्तों, तो उनको बाहर निकालने के लिए कई सारे रेड माइनर्स पहुंचे थे, जिन्होंने खुदाई करके फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला था। उसमें से एक वकील हसन भी थे। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार दिल्ली के अंदर वकील हसन का घर तोड़ दिया है। दिल्ली ने इस पर टिप्पणी करते हुए वकील हसन की पत्नी बोली, कहा मेरे पति तो हीरो थे। उत्तरकाशी के 41 लोगों की जान बचाई थी, सब उन्हें सम्मान दे रहे थे, आज उस सम्मान के बदले मेरा मकान ले लिया गया है। इस तरीके की कार्रवाई पर प्रियंका गांधी की ओर से भी टिप्पणी करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की गई है, जल्द से जल्द न्याय की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी। तब अपने प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। जब प्रचार खत्म हो गया तो आज उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया गया। उसका घर तोड़कर उसके बच्चों के सिर से छत छीन ली गई है। गरीबों का घर तोड़ना, उन्हें कुचलना, प्रताड़ित और अपमानित करना, ये न्याय ही बीजेपी का अन्याय काल की सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि जनता इस अन्याय का जरूर जवाब देगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि जिसे देश का हीरो कहा जाता है आज उनके घर को ही तोड़ दिया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। साथ साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर ने महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर नया पेज फंसा दिया है। उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल को जालना से लोकसभा टिकट देने की मांग की है। वंचित बहुजन अघाड़ी के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का नाम प्रस्तावित करने पर महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि ये काम महाविकास अघाड़ी को दिया गया है, यह उनका फैसला है, एक बार उन्हें फैसला करने दीजिए। हम केवल मनोज जरांगे
पाटिल के बारे में बात कर रहे हैं। रोहित पवार ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, देखते हैं कि इंडिया गठबंधन वाकई इस तरीके कदम उठाने वाला है। दोस्तों साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में बीआरएस पार्टी की एमएलसी के कविता को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 13 मार्च तक रोक को बढ़ा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के अनुरोध पर न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 2 सप्ताह के बाद बोर्ड पर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई में वित्तीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटी कविता उनके द्वारा जारी किए गए समन से बच रही है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ को बुलाया था। वह समन से बच रही है, पेश नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता के अंतरिम राहत देते हुए पिछले साल सितंबर में ईडी से कहा था कि वह आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ चल रही जांच में लिस्टिंग की अगली तारीख तक उनकी उपस्थिति पर जोर न दे। दोस्तों दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने बसों से मार्शल हटाने को लेकर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि 2015 में जब हमारी सरकार बनी तब ये कहा गया था कि महिला सुरक्षा के लिए जो कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो करते रहेंगे। हमारे पास पुलिस नहीं है, इसलिए बसों में मार्शल की नियुक्ति की गई थी। मार्शल बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, ये स्कीम अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन अचानक नवंबर में इसे बंद कर दिया गया। किसी डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन 2023 से अधिकारियों ने फाइल पर लिखना शुरू कर दिया है कि बस मार्शल स्कीम ठीक नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि एलजी ने धमकाया है। कुल मिलाकर दोस्तों एक बार फिर से एलजी और सरकार के बीच में आपस में भिड़ंत देखने को मिल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव के तारीख की जल्द घोषणा की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी आम चुनाव के घोषणा पत्र को तैयार कर रही है। आने वाले सप्ताह में कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। पार्टी के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में लोगों की समस्याओं पर फीडबैक जुटाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए उनका घोषणा पत्र एक सप्ताह में जारी होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लगभग 50 प्रमुख विषयों को शामिल किया जाएगा। इसमें समाज के हर वर्ग से जुड़ी समस्याओं को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना पर भी दांव चला जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं, किसानों और देश के पिछड़े समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। आम चुनाव में कांग्रेस ने उनके इन्हीं प्रमुख मुद्दों को अपना घोषणा पत्र में जगह देने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि घोषणा पत्र किसी भी पार्टी की आत्मा होती है, उसकी दृष्टि और विचारों का दर्पण होता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों के कल्याण के लिए काम किया है, उनकी समस्याओं का समाधान किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में 50 मुद्दे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभों युवा, महिला, भागीदारी, श्रमिक और किसान पर आधारित होंगे, ताकि निचले से निचले तबके के लोगों को न्याय सुनिश्चित किया जाए। मध्यम वर्ग, दलित और शोषित वर्ग, औद्योगिक श्रमिक और अनुबंध श्रमिक और अन्य के लिए न्याय की मांग की जाएगी। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तमिलनाडु में चर्चाएं चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को भाजपा के लोग कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु के लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। हालांकि अगर प्रधानमंत्री मोदी कोयम्बटूर से मैदान में उतरेंगे तो इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है कि वो अपने तरफ से कमल हसन को मैदान में उतारेंगे। कोयम्बटूर सीट को लेकर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों आप लोग क्या कुछ समझ पा रहे हैं? हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत